नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही रोमांचक सफर पर चलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा कबीलाई जीवन विशाल और शक्तिशाली साम्राज्यों और शुरुआती गणराज्यों में बदल गया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय में गहराई से उतरते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, राजाओं का उदय। दूसरा, कठोर वर्ण व्यवस्था। तीसरा, महाजनपदों का जन्म। चौथा, कृषि और टैक्स का नया सिस्टम। और अंत में मगध और वज्जी के शासन प्रणालियों के बीच एक बेहद दिलचस्प तुलना। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, राजाओं का उदय। आज से करीब 3000 साल पहले लीडर चुनने का तरीका बिल्कुल बदल गया। अब सभाओं में चुनाव नहीं होते थे, बल्कि ताकत का सीधा प्रदर्शन होता था। जरा सोचिए, एक राजा ने अपना घोड़ा खुला छोड़ दिया है। अगर किसी दूसरे इलाके के नेता ने उसे रोका, तो इसका सीधा मतलब था युद्ध की चुनौती। और अगर घोड़े को जाने दिया, तो मतलब अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद विजयी राजा एक विशाल अश्वमेध यज्ञ करवाता था, जो असल में कोई सामान्य पूजा नहीं, बल्कि उसकी ताकत और दबदबे का एक बहुत बड़ा शो ऑफ था। इस यज्ञ के बाद राजा आम इंसान नहीं रह जाता था। वो एक खास बाघ की खाल वाले सिंहासन पर बैठता था, बिल्कुल एक पावर सिंबल की तरह। युद्ध के मैदान में उसका सारथी ही उसका सबसे करीबी दोस्त और रणनीतिक सलाहकार होता था। आम लोग, जिन्हें विश कहा जाता था, वो राजा को खुश करने के लिए ढेर सारे उपहार लाते थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुरोहितों ने, जिन्हें शूद्र का नाम दिया था, उन्हें इन नए और भव्य यज्ञों से पूरी तरह बाहर कर दिया गया था। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, कठोर वर्ण व्यवस्था। जैसे जैसे ताकत कुछ खास लोगों के हाथों में सिमटी, समाज को कंट्रोल करने के लिए एक सख्त सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों के आधार पर पुरोहितों ने समाज को 4 हिस्सों में बांट दिया। सबसे ऊपर ब्राह्मण, जिनका काम था वेद पढ़ना और यज्ञ कराना। फिर क्षत्रिय, जो युद्ध लड़ते और रक्षा करते थे। तीसरे नंबर पर वैश्य, यानी किसान, व्यापारी और पशुपालक। इन तीनों को अनुष्ठान का हक था। लेकिन जो चौथा वर्ग था, शूद्र, उनका काम सिर्फ बाकी तीनों की सेवा करना तय कर दिया गया। इस व्यवस्था ने महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों के अधिकार से पूरी तरह बेदखल कर दिया। सबसे दुखद बात ये थी कि पहले के समय में इंसान की पहचान उसके काम से होती थी, लेकिन अब ये नई व्यवस्था पूरी तरह जन्म पर आधारित हो गई। और यहीं से जन्म हुआ एक बेहद कठोर प्रथा का, छुआछूत। शिल्पकार, शिकारी या शवों का अंतिम संस्कार करने वाले कुछ समूहों को सीधे तौर पर अपवित्र मान लिया गया। उनसे किसी भी तरह का संपर्क रखना पूरी तरह मना था। जाहिर है, जन्म पर आधारित इस गहरे भेदभाव का उस वक्त कई लोगों ने कड़ा विरोध भी किया था, जिनका मानना था कि इंसान की कीमत उसके कर्मों से होनी चाहिए, खानदान से नहीं। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, महाजनपदों का जन्म। 2500 साल पहले समाज के साथ साथ हमारी भौगोलिक संरचनाएं भी बदल रही थीं। जो पहले छोटे जनपद हुआ करते थे, यानी जहां लोग बसते थे, वो अब तेजी से विशाल किलेबंद शहरों में तब्दील हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। दिल्ली का पुराना किला हो, हस्तिनापुर हो या अतरंजी खेड़ा, खुदाई में शुरुआती जीवन के सबूत साफ मिलते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर तब हुआ जब शासकों ने अपनी राजधानियों के चारों तरफ भीमकाय दीवारें बनानी शुरू कीं। आधुनिक यूपी के कौशाम्बी में मिली 2500 साल पुरानी ईंट की विशाल दीवार इसका एक जीता जागता सबूत है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर इतनी विशाल और गगनचुंबी दीवारें क्यों बनाई जा रही थीं? इसके कई कारण थे। पहला, दूसरे महत्वाकांक्षी राजाओं के हमलों से बचना। दूसरा, बाहरी दुनिया को अपनी अकूत दौलत और ताकत का भव्य प्रदर्शन करना। तीसरा, चार दीवारी के अंदर रहने वाले लोगों पर आसानी से सीधा कंट्रोल रखना। और हाँ, इस दौरान एक खास सांस्कृतिक बदलाव भी दिखा। वीआईपी मेहमानों को भोजन परोसने के लिए चित्रित धूसर पात्र, यानी खास ज्योमेट्रिक डिजाइन वाले बेहद पतले और चिकने बर्तनों का इस्तेमाल होने लगा। जरा सोचिए, लाखों ईंटों की दीवारें बनाने के लिए कितना ज्यादा मानव श्रम लगा होगा। ये साफ दिखाता है कि सत्ता अब पूरी तरह सेंट्रलाइज हो चुकी थी। हमारा चौथा भाग है कृषि और कराधान, यानी इन साम्राज्यों का इकोनॉमिक इंजन। अब सोचने वाली बात है कि इन राजाओं के पास इतने बड़े किले बनाने और साल भर एक परमानेंट सेना रखने के लिए पैसा आ कहां से रहा था। उन सैनिकों को तो अब आहत सिक्के, यानी पंचमार्क वाले सिक्कों में सैलरी भी दी जाने लगी थी। इसका जवाब बहुत सीधा है,
लोगों की मर्जी से मिलने वाले गिफ्ट्स की जगह अब एक बहुत ही सख्त, पक्के और अनिवार्य टैक्स सिस्टम ने ले ली थी। इस नई अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी खेती। राजा ने नियम बना दिया कि किसानों की कुल पैदावार का ठीक छठा हिस्सा उसका होगा। इस 1/6 टैक्स को भाग कहा जाता था, और चूंकि ज्यादातर आबादी किसानों की थी, इसलिए ये टैक्स साम्राज्य की कमाई का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जरिया बन गया। लेकिन ये टैक्स सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं था। साम्राज्य के विकास में हर किसी को अपना हिस्सा देना पड़ता था। कारीगरों को अपनी मेहनत के रूप में टैक्स देना होता था, जैसे महीने में 1 दिन राजा के लिए मुफ्त काम करना। पशुपालक अपने जानवर या उनसे मिलने वाले उत्पाद टैक्स में देते थे। व्यापारी अपने सामान की खरीद बिक्री पर टैक्स भरते थे। यहाँ तक कि जंगल में रहने वाले शिकारियों को भी लकड़ियां या हाथी राजा को सौंपने पड़ते थे। मतलब राजा के पास हर तरफ से पैसा और संसाधन आ रहे थे। लेकिन ये भारी भरकम टैक्स सिस्टम तभी चल सकता था जब खेती में कुछ क्रांतिकारी हो, और यह आर्थिक उछाल मुमकिन हुआ 2 बहुत बड़े कृषि तकनीकी बदलावों से। पहला, लोहे के हल्के फाल का इस्तेमाल। इसने पारंपरिक लकड़ी के हल की जगह ले ली, जिससे सख्त जमीन को गहराई तक जोतना आसान हो गया और पैदावार में जबरदस्त उछाल आया। दूसरा बदलाव था धान की रोपाई। बीजों को यूं ही खेतों में फेंकने की बजाय अब पानी भरे खेतों में छोटे पौधे सावधानी से लगाए जाने लगे। इससे फसल के बचने के चांस बहुत बढ़ गए। हालांकि सच तो ये है कि इस कमर तोड़ देने वाली मेहनत का सारा बोझ अक्सर दासों और कम्मकार कहे जाने वाले भूमिहीन मजदूरों पर ही डाला जाता था। और अब हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, मगध बनाम वज्जी, राजतंत्र और गणराज्य की टक्कर। ये सारी ताकत और पैसा अंततः कुछ विशिष्ट राजनीतिक राज्यों के उदय का कारण बना। मगध देखते ही देखते एक अजेय महाशक्ति कैसे बन गया। दरअसल इसका भूगोल ही इसका सबसे बड़ा हथियार था। ये गंगा और सोन नदियों से घिरा था, जिससे ट्रांसपोर्ट, पानी और उपजाऊ जमीन की कोई कमी नहीं थी। यहाँ के घने जंगलों से रथों के लिए लकड़ी और सेना के लिए हाथी मिल जाते थे, और सोने पे सुहागा, लोहे की विशाल खदानें जिनसे बेहद मजबूत हथियार बनते थे। इसके अलावा बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे बेहद क्रूर और महत्वाकांक्षी राजाओं ने मगध को इतना ताकतवर बना दिया था कि सच मानिए, सिकंदर महान के सैनिकों ने भी डर के मारे व्यास नदी पार करने और मगध की सेना से टकराने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन इतिहास का सबसे रोचक पहलू यहाँ आता है। ठीक मगध के बगल में शासन का एक बिल्कुल अलग ही मॉडल कामयाबी से काम कर रहा था। ये तुलना अद्भुत है। एक तरफ मगध था, जहां एक शक्तिशाली राजा का पूर्ण और आक्रामक शासन था जो सिर्फ अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, और दूसरी तरफ था वज्जी। वज्जी एक संघ या गणराज्य था। यहाँ कोई एक राजा नहीं था, बल्कि कई नेता मिलकर शासन चलाते थे। सारे फैसले आम सभाओं में खुली बहस और वाद विवाद के बाद लिए जाते थे। ये पूरी तरह से एक सहयोगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि भगवान बुद्ध और महावीर भी इसी तरह के लोकतांत्रिक संघों से ताल्लुक रखते थे। वज्जी संघ की असली ताकत क्या थी? इसका जवाब हमें बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय में दर्ज भगवान बुद्ध के एक उद्धरण से मिलता है। जब मगध के राजा अजातशत्रु ने वज्जी को जीतने की योजना बनाई, तो बुद्ध ने स्पष्ट किया था कि वज्जी तब तक आबाद और सुरक्षित रहेंगे जब तक वे नियमित रूप से जनसभाएं करते रहेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे और अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे। बुद्ध जानते थे कि इस गणराज्य की असली ढाल उनकी लोकतांत्रिक एकता है, और अजातशत्रु के मंत्री वस्सकार ने बिल्कुल इसी एकता को अपना निशाना बनाया। उसने संघ के भीतर फूट डाली और अंततः उन्हें जीत लिया। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये 1500 सालों का एक बहुत ही शानदार सफर है। 3000 साल पहले बड़े बड़े यज्ञों से नए राजा उभरे। 2500 साल पहले विशाल और किलेबंद महाजनपद बने। 2300 साल पहले एक तरफ सिकंदर का आक्रमण हुआ और दूसरी तरफ दीघ निकाय जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। और फिर लगभग 1500 साल पहले गुप्त शासकों द्वारा इन प्राचीन संघों और गणराज्यों के अंतिम पतन के साथ ये सफर पूरा होता है। एक छोटे कबीले से लेकर विशाल साम्राज्यों तक की ये विकास यात्रा सचमुच हैरान कर देने वाली है। और अब हम इस ऐतिहासिक चर्चा के बिल्कुल अंत में आ पहुंचे हैं, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ जरा विचार कीजिए। अगर प्राचीन संघों की लोकतांत्रिक सभाएं असीमित शक्ति वाले राजाओं के सामने लगभग 1000 साल तक सफलतापूर्वक डटकर खड़ी रहीं, तो उनके अंतिम पतन से आज के आधुनिक लोकतंत्र क्या सीख ले सकते हैं?
ये इतिहास हमें स्पष्ट रूप से याद दिलाता है कि भले ही कोई लोकतांत्रिक गणराज्य बाहर से कितना भी मजबूत क्यों न हो, आपसी फूट उसे हमेशा भीतर से खोखला कर सकती है, जबकि एकता ही उसके लंबे अस्तित्व की इकलौती चाबी है। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।